हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरी एक न्यू मज़ेदार एब्सोल्यूट रेजोनेंस नोवेल एक्सप्लेनेशन में। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लीलू और सोंग यून फैन का मुकाबला चल रहा होता है और बाद में वो लीलू टाइम को ऐसे ही बिता देता है जिसकी वजह से मुकाबला ख़त्म हो जाता है। और जैसे ही सोंग यून फैन लीलू को फाइनल ग्लो देने वाला होता है, रेफरी बीच में आके उस मैच को रुका देता है। अब आगे उम्मीद के मुताबिक जयकारे लगने के बजाय भीड़ में सन्नाटा छा रहा था। सभी लोग अपने सामने के नज़ारे को देखकर पूरी तरह से हैरान हो गए, फिर रेत की घड़ी की ओर मुड़ गए। लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि किसी ने भी इसमें के टाइमर पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें पता भी नहीं चला कि लड़ाई खत्म हो गई है। अचानक समझ आया कि हालांकि सोंग यून फैन लीलू की ताकत को कम करने की योजना बना रहा था, लीलू भी उसी तरह समय बिता रहा था। उसने इस तथ्य को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था। अब जबकि रेत की घड़ी पूरी तरह से खाली हो चुकी है, नियमों के अनुसार पर लड़ाई ड्रॉ के रूप में समाप्त होती है। इसका मतलब यह था कि लीलू और सोंग यून फैन के बीच की लड़ाई वास्तव में ड्रॉ पर आकर रुक गई थी। यह तो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड है। किसी भी तरह से देखा जाए तो इस तरह नाम नहीं आना चाहिए। सोंग यून फैन लीलू से अच्छा था। रेजोनेंस के ग्रेड की पावर दोनों में उसमें बहुत बड़ा लाभ था, इसलिए सोंग यून फैन के लिए एक आसान काम होना चाहिए था। मानो वो सूखी जड़ों को पैरों तले कुचल रहा हो। लीलू चाहे कितने भी कोशिश कर ले, लोअर 7th ग्रेड का क्रिम्सन ईगल रेजोनेंस और 8th सील स्टेज की रेजोनेंस पावर के सामने टिक पाना नामुमकिन था। उसे किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं था, पर मुश्किल से परिणाम इससे भिन्न निकला। पहले परिणाम के दृश्य को एक ड्रॉ में बदल गया। उनकी निगाहें स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति की ओर गई जिसने अपनी अपार पावर को अत्यधिक कमजोर कर लिया था, यानी कमजोर और पीले चेहरे वाले लीलू की ओर। धीरे धीरे उनकी आंखों में प्रशंसा के भाव उभर आए। अपवाद बेगुन था। वो देखने में ऐसा लग रहा था मानो उसे कब्ज हो गई हो और उसका चेहरा सचमुच देखने लायक था। एक तरफ खड़ी दीफा किंग उदास भाव से मंच की ओर देख रही थी। उसकी निगाहें बेजान लग रही थी और इसका दिल उथल पुथल से भरा हुआ था। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और लीलू को निहारने लगी। हालांकि लीलू पीला और कमजोर दिख रहा था, फिर भी ऐसा लग रहा था मानो उसने एक दीप्तिमान लाइट बाहर निकालते हुए देख सकती हो। इससे उसे एक विशेष ग्रेट व्यक्ति की याद आ गई जिसने एकेडमी के सम्मान में अमर कर दिया गया था। हालांकि वो जल्द ही उस अजीब सपने से बाहर आ गई। लीलू ने भले ही चमत्कार कर दिखाया हो, लेकिन वो जियान किंग के सामने कुछ भी नहीं था। फाइटिंग अरीना पर सोंग यून फैन धीरे से अपने सामने के नज़ारे को देखने की और समझने की कोशिश कर रहा था। अचानक वो रेफरी पर भड़क उठा। मैं उसे हराने ही वाला था। उसके पास अब कोई रेजोनेंस पावर नहीं बची है। मैं जीत जाता, मुझे बस 1 सेकंड दो, बस 1 सेकंड। रेफरी ने गुस्सा होकर पूरी तरह से बेलगाम सोंग यून फैन को घूरते हुए देखा। वो व्यक्ति पहले से ही एक अच्छा व्यक्ति हुआ करता था, जो अपने आसपास के सभी लोगों से विनम्रता से बात करता था। लेकिन अब जब उसे अपनी मनचाही चीज़ नहीं मिली तो उसका असली रंग सामने आ गया था। रेफरी बोला, नियम तो नियम है। अगर रेत की घड़ी का समय समाप्त होने के बाद भी कोई विजेता घोषित नहीं होता तो परिणाम ड्रॉ होगा। रेफरी ने स्पष्ट रूप से कहा। बकवास, सोंग यून फैन ने गुस्से से घुराते हुए कहा। वो ड्रॉ को कैसे एक्सेप्ट कर सकता था? अगर यह बात बाहर फैल गई तो उसकी खूब बदनामी होगी। रेफरी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और उसने घोषणा की, यह लड़ाई अब समाप्त हो गई है। यह एक ड्रॉ है। ब्रदर लीलू कमाल के हैं। जैसे ही रेफरी ने अनाउंसमेंट की, सेकंड स्कूल में जोरदार जयकारे और जश्न का माहौल छा गया, मानो पहाड़ भी गिर जाए। सेकंड स्कूल में हर कोई बेहद उत्साहित था, क्योंकि लीलू के खतरनाक परिणाम ने उनके सेकंड स्कूल का नाम रोशन कर दिया था और उन्हें बहुत सम्मान दिलाया था। पूरी तरह से पट्टियों से लिपटे हुए यूलैंग ने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोलकर कुछ शब्द का। यह सन की सचमुच फिर से पीक पर पहुंच रहा है। सोंग यून फैन को भी तकलीफ झेलनी पड़ी। खुशी की कान फाड़ देने वाली चीखों के बीच लुकिंगेर चुपचाप लीलू की परछाई को देखती रही। उसे ऐसा लग रहा जैसे वो अतीत में पहुंच गई हो। उस इनमेच्योर लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट व्यक्ति को घूर रही हो, जिसने उन सभी को पहले ही रेजोनेंस आर्ट सीखने का पहला कदम उठाया था। तभी
भी वो सहजता से सभी की मदद के लिए सुझाव देता था। उस समय के लीलू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूप से फेमस और टैलेंटेड थे। लुकिंगेर उसे उस समय एक आदर्श के रूप में देखती थी और उसे अपना लक्ष्य मानती थी। हालांकि जैसे ही उसका ब्लैंक पैलेस प्रकट हुआ, उसका सारे आश्चर्य पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। मुझे पूरा यकीन था कि वो जरूर ठीक हो जाएगा। उस समय वो वाकई बहुत टैलेंटेड था, लेकिन अभी भी वो बहुत कमज़ोर है। मैं तुम्हें पीक पर पहुंचने देखना चाहती हूँ, फिर मैं तुम्हें ईमानदारी से हरा दूंगी। लुकिंगेर ने बाल हवा में हल्के से लहरा रहे थे और उसकी आंखों में आने वाली लड़ाई की उत्सुकता झलक रही थी। उसने लीलू को एक और नज़र देखा और फिर जाने के लिए मुड़ गई। किसने सोचा होगा कि शांत और प्यारी सी दिखने वाली लुकिंगेर में प्रतिस्पर्धा करने और लड़ने का इतना प्रबल इरादा होगा। युद्ध के मैदान पर लीलू ने बेहद उदास सोंग यूनफैन को घूरते हुए आह भरी, छी, मैंने तुम्हें मौका दिया लेकिन तुमने उसे लेना ही नहीं चाहा। तुम सचमुच किसी काम के नहीं हो मेरे दोस्त। यह ताना सुनकर सोंग यूनफैन और भी गुस्सा हो गया। उसने लीलू को घूरकर देखा। अब जब तुमने यह मौका गवा दिया है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें दोबारा ऐसा करने का मौका मिलेगा। लीलू ने सोंग यूनफैन की गुस्से भरी निगाहों को पूरी तरह अनदेखा करते हुए आगे बढ़ा और उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया। चेहरे पर मुस्कान लिए उसने अपनी बात जारी रखी। मैं तुम्हारे द्वारा मेरे माता पिता का नाम खराब करने की कोशिश को भूलूंगा नहीं। हम फ्यूचर में इसका हिसाब किताब ठीक से कर लेंगे। दांत पीसते हुए सोंग यूनफैन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, ठीक है तो मैं इंतज़ार करूंगा। लीलू ने सिर हिलाया और बिना कुछ बोले युद्ध के मैदान से बाहर निकल गया। सेकंड स्कूल के स्टूडेंट पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसे अपने सिर के ऊपर उठाकर जयकारे लगाते हुए वे सब एक साथ विदा हुए। समूह के चले जाने के बाद ही मैदान का माहौल शांत हो गया। बचे हुए दर्शक उत्सुकता से सोंग यूनफैन को देखते रहे और फिर धीरे धीरे तितर बितर हो गए। लीलू को आज हार मान लेनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय सोंग यूनफैन ने उसे लड़ाई के लिए उकसाया और सोंग यूनफैन की शानदार जीत के बजाय लीलू ने उसे बुरी तरह से हरा दिया और उसे हंसी का पात्र बना दिया। कल्पना की जा सकती है कि यह खबर साउथविंड एकेडमी में कैसे फैलेगी और इससे किस तरह की कहानियां जन्म लेगी। सोंग यूनफैन आधिकारिक तौर पर किसी और की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। ऊपर के प्लेटफॉर्म पर डीन और टीचर मौन भाव से गहन चिंता में लीन थे। यह परिणाम उनकी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं अधिक था। कुछ समय बाद ओल्ड डीन ने आखिरकार आह भरी। लीलू का इरादा कभी जीतने का नहीं था, उसका इरादा हमेशा से समय बिताना और ड्रॉ हासिल करने का था। किसी को भी उसके वास्तव में सफल होने की उम्मीद नहीं थी। दूसरी ओर जू सान्यू तब तक मुस्कुराती रही जब तक उसके गाल दुखने न लगे हों, मानो उसके चेहरे के भाव ही सब कुछ बयां कर रहे हों। लीलू ने उसे बहुत मान सम्मान और रेपुटेशन दिलाई थी। हालांकि सोंग यूनफैन फर्स्ट विद्यालय का सबसे पावरफुल स्टूडेंट में से एक था। वो लुकिंगेर के बराबर माना जा सकता था, फिर भी उसे मूर्ख समझा गया और एक बराबरी के मुकाबले में घसीटा गया। क्या कोई यह कहने की हिम्मत करेगा कि सेकंड स्कूल में अब टैलेंट की कमी है? किसी को भी यह मुकाबला बराबरी का नहीं लगा। इसकी वजह यह थी कि लीलू और सोंग यूनफैन की पावर कप में बहुत बड़ा अंतर था। लीलू 6 सील का कल्टीवेटर था और उसकी रेजोनेंस पावर 5th ग्रेड की थी। सोंग यूनफैन 8th ग्रेड का कल्टीवेटर था और उसकी रेजोनेंस पावर लोअर 7th ग्रेड की क्रिम्सन ईगल रेजोनेंस थी। यह समझ से परे था। अगर कोई टीचर भी इस स्थिति में होता तो उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे बाजी पलट सकता है, लेकिन लीलू ने ऐसा कर दिखाया। यह वाकई तारीफ के काबिल है। हर कोई जान किंगे की तरह 9th ग्रेड की टैलेंट नहीं रखता। जहाँ चाह होती है वहीं राह मिल जाती है। उनका चेहरा भी रात की तरह काला पड़ गया था। जू सान्यू की हंसी देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया। लीलू का आज का परफॉर्मेंस लाजवाब था, लेकिन प्राइमरी कंपटीशन की एक समय सीमा होती है। कॉलेज की फाइनल कंपटीशन का क्या? तब उसे अपनी असली टैलेंट दिखानी होगी और ऐसे छल कपट का सहारा लेना बेकार होगा। इससे कोई मतलब नहीं है, जू सान्यू ने ठंडे लहजे में कहा। हो सकता है कि तब तक लीलू और भी बेहतर हो जाए, तो फिर से ठीक सुधार भी कर लेता है तो भी ज़्यादा से ज़्यादा वो 7th सील स्टेज में ही होगा। लिन फैंग ने शांत भाव से जवाब दिया।
ओल्ड डीन ने हाथ हिलाकर दोनों का झगड़ा बंद करने का इशारा किया। उन्होंने उस दिशा में घूमकर देखा जिधर लीलू गया था। फिर दोनों को गौर से देखा। उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। लीलू का टैलेंट उसकी समस्या है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कॉलेज की फाइनल कंपटीशन के दौरान हमारी साउथविंड एकेडमी को त्यांजू प्रोविंस की सबसे नंबर 1 एकेडमी के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखनी है। अगर कोई भी गलती हुई तो ओल्ड डीन की ठंडी फुफकार सुनकर सभी टीचर मन ही मन कांप उठे। लिन फेंग ने उन शब्दों पर विशेष ध्यान दिया क्योंकि वो जानता था कि वो उसी के लिए हैं। फर्स्ट स्कूल में अच्छे स्टूडेंट थे और रिसोर्सेज का अधिकांश हिस्सा भी उन्हीं के पास था। ग्रेट कॉलेज की फाइनल कंपटीशन इस बात की कटौती थी कि क्या वो वास्तव में इन सब के हकदार हैं। लिन फेंग को भी ये पता था कि पहले फर्स्ट स्कूल के टीचर ने पिछली कॉलेज की फाइनल कंपटीशन के दौरान साउथविंड एकेडमी की नंबर 1 एकेडमी होने की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया था। गुस्सा होकर ओल्ड डीन ने उन्हें सीधे एकेडमी से बाहर निकाल दिया। इसलिए यदि एकेडमी का परफॉर्मेंस नहीं रही तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। यह सोचकर लिन फेंग की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से उस आश्वस्त करते हुए कहा, ओल्ड डीन, कृपया निश्चित हो जाइए। हमारे फर्स्ट स्कूल की पावर सबके सामने स्पष्ट है। हम एकेडमी के सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखेंगे। तभी ओल्ड डीन के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। बिना कुछ और कहे वे मुड़े और चले गए। उसके जाने के बाद सबने राहत की सांस ली। एक बूढ़ा ओल्ड डीन सचमुच क्रोधित हुआ डरावना लगता है। ईस्टपुल एकेडमी इस साल असाधारण रूप से आक्रामक लग रही है। मैंने सुना है कि उन्होंने राज्यपाल भवन का पूरा समर्थन प्राप्त है और वे हाल ही में काफ़ी तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं। लगभग साउथविंड एकेडमी के बराबर पहुंच गए हैं। सबसे होनहार स्टूडेंट राज्यपाल का बेटा है और मुझे लगता है कि उसका नाम शी हुआंग है। कहा जाता है कि उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है और वो लुकिंगेर से कमज़ोर नहीं है। इसलिए इस साल की कॉलेज की फाइनल कंपटीशन इतनी आसान नहीं होगी। कुछ टीचर ने चिंता से चर्चा की। लिन फेंग ने उस टीचर को घूर कर देखा और बेपरवाही से जवाब दिया, ईस्टपुल एकेडमी की फाउंडेशन हमारी फाउंडेशन के बराबर नहीं है। अगर वे हमसे हमारा खिताब छीनना चाहते हैं तो उन्हें फर्स्ट स्कूल की सहमति लेनी होगी। इतना कहकर वो चला गया। बाकी लोग निराशा से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ लोग लिन फेंग के घमंड से नाखुश थे, लेकिन इस स्थिति में वे बेबस थे। मन ही मन बड़बड़ाते हुए वे भी चले गए। ठीक है, तो हम इसे आपके ऊपर छोड़ते हैं। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो देखते हैं कि आखिर कौन हंसता है। मुकाबले के ड्रॉ पर मुकने के बाद लीलू की स्थिति प्राइमर कंपटीशन में पीक 20 में मजबूती से स्थापित हो गई। पिछले अनुभव के आधार पर पीक 20 की इनर रैंकिंग कंपटीशन निर्धारित करने के लिए एक चयन प्रक्रिया होगी। हालांकि लीलू को इस बेकार कंपटीशन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, चाहे कोई 20वें स्थान पर हो या पहले स्थान पर। कॉलेज की फाइनल कंपटीशन में भाग लेने का समान अवसर सभी को मिलेगा। दरअसल इसमें भाग लेना नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई अपना तुरुप का पत्ता उजागर कर दे तो अन्य अकेडमियां इसके लिए तैयारी कर लेंगी और इससे उनकी लाइफ को भी कठिन हो सकती है। इसलिए क्या चुपचाप रहना बेहतर नहीं था? ऐसा तो था नहीं कि फर्स्ट स्थान पाने पर डीन से कोई इनाम मिलना जरूरी था। दरअसल अगर सोंग युन फैन ने बार बार उसे जानबूझकर उकसाया ना होता तो वो तुरंत हार मान लेता। अगर वो जीत नहीं पाता तो हार मानने में उसे कभी शर्म नहीं आती। उसके लिए तो यह एक हार ही थी, क्योंकि उसे अपनी वोटर मिरर आर्ट का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपनी टैलेंट दिखाने के लिए यह मंच बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। इसलिए जब जीव सान्यू ने उससे पूछा कि क्या वे पीक 20 के लिए कंपटीशन करने को तैयार है, तो उन्होंने केवल एक शब्द में उत्तर दिया, अगर उनके पास समय होता तो वो अपनी रेजोनेंस आर्ट को निखारना चाहते हैं। फाइनल कंपटीशन शुरू होने से पहले इसे 6th ग्रेड तक अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। यह जवाब सुनकर
जू सानियों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ और उसने उसे शुभकामनाएं दी। आखिरकार फाइनल कंपटीशन की तैयारी ही सबसे महत्वपूर्ण थी। अगले दिन रैंकिंग जारी हुई और सेकंड स्कूल झाओ कुओ और लीलू दोनों को लगभग एक समान माना जा सकता था। लीलू को 15वां स्थान और झाओ कुओ को 16वां स्थान मिला था। दोनों के बीच बहुत ही मामूली अंतर। उस अंतिम मुकाबले के परिणाम स्वरूप लीलू में काफ़ी वृद्धि हुई थी। सभी स्टूडेंट का मानना था कि यदि वो कंपटीशन करने को तैयार होता तो वो पीक 10 में स्थान तक पहुंचता और उसके लिए असंभव नहीं होता। हालांकि उसने कंपटीशन करने का अवसर त्याग दिया था। अपनी मर्जी से रैंक दी गई थी। ये 20 स्टूडेंट 2 सप्ताह बाद कॉलेज की फाइनल कंपटीशन में साउथविंड एकेडमी का प्रदर्शन करेंगे। वे एस्ट्रोसेज कॉलेज में एंटर पाने के अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। जिया किंगडम में सबसे फेमस कॉलेज के रूप में एस्ट्रोसेज कॉलेज हर साल एंट्रांस के लिए सीमित संख्या में सीटें उपलब्ध होती थी, लेकिन शर्त यह थी कि हर सीट के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होती थी। हर साल साउथविंड एकेडमी आमतौर पर सबसे अधिक सीटें हासिल करने में कामयाब रहती थी और इसी तरह उन्होंने त्यांजू प्रोविंस की पीक एकेडमी के रूप में अपनी रेपुटेशन को मजबूत किया था। ऐसा नहीं था कि उनका कोई मुकाबला नहीं था। उदाहरण के लिए ईस्टपुल एकेडमी एक कड़ी ओपोनेंट थी। हालांकि उनकी फाउंडेशन उतनी मजबूत नहीं थी, फिर भी उनकी तरक्की की रफ्तार बेहद तेज थी। त्यांजू प्रोविंस के गवर्नर के समर्थन के साथ उन्होंने हाल के सालों में अपने शानदार प्रदर्शन से पीक स्थान के लिए खुद को एक योग्य दावेदार साबित कर दिया था। ऐसी अफवाह थी कि ईस्टपुल एकेडमी इस साल साउथविंड एकेडमी को हराने की उम्मीद कर रही है और दिग्गजों के बीच एक भयंकर मुकाबले की उम्मीद है। प्राइमर कंपटीशन के बाद साउथविंड एकेडमी में आमतौर पर एक सप्ताह की छुट्टी होती थी। स्टूडेंट चाहे तो घर वापस जा सकते थे या स्कूल में ही कल्टीवेशन जारी रख सकते थे। लीलू ने घर वापस जाने का विकल्प चुना। ओल्ड हवेली के अंदर लीलू स्काईगोल्ड कमरे में लीलू की आंखें बंद थी और उसके शरीर से हल्की रोशनी निकल रही थी। उसके सामने 5th ग्रेड के इस्तेमाल किए हुए स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट का ढेर लगा हुआ था। काफ़ी देर तक ध्यान में रहने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी दोनों आंखें खोली। उसकी पुतलियों में नीली रोशनी की एक झलक दिखाई दी। यह आखिरी बोतल है। उसने खाली हो चुकी क्रिस्टल की बोतल को उदास निगाहों से देखा और दुख से सिर हिलाया। काइवे ने 4 लाख से अधिक स्काईगोल्ड में 5th ग्रेड की 83 बोतलें प्यूरिफाइंग लाइट और स्पिरिट लिक्विड की खरीदी थी। यह एक बहुत बड़ी रकम थी। अगर लुओलान परिवार के कुछ व्यवसायों को बिक्री न होती तो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती कि वे इतना खर्च उठा नहीं पाते। सबसे बुरी बात यह थी कि इतने सारे रिसोर्सेस लाने वाले उपायों का उपयोग करने और 5th ग्रेड में उसकी रेजोनेंस पावर में काफ़ी सुधार होने के बावजूद उसकी 6th ग्रेड की रेजोनेंस अभी भी काफ़ी दूर थी। स्वरूप उसे फाइनल कंपटीशन से पहले 6th ग्रेड तक अपनी वोटर लाइट रेजोनेंस पहुंचाने का कोई ना कोई तरीका निकालना है। सोंग युन फैन के साथ हाल ही में लड़ाई भले ही ड्रॉ रही हो, लेकिन लीलू को इस पर गर्व या संतोष नहीं था। वो जानता था कि अगर समय सीमा नहीं होती तो उसे पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ता। वो पराजित होकर जमीन पर पड़ा रहता। फाइनल कंपटीशन में ड्रॉ होना किसी भी तरह से संभव नहीं था। यदि कोई एस्ट्रोसेज कॉलेज में इंटर करना चाहता है तो उसके पास पर्याप्त पावर होना भी आवश्यक था। त्यांजू प्रोविंस की एकेडमी में सबसे पावरफुल स्टूडेंट भाग लेंगे। ये लड़ाई बेहद तीव्र और भयंकर होगी, जो साउथविंड एकेडमी के भीतर हुई लड़ाइयों से बिल्कुल अलग होगी। इसके अतिरिक्त लीलू ने पहले ही नई ऊर्जा कल्टीवेशन आर्ट का चयन कर लिया था, जिसके कल्टीवेशन के लिए कम से कम 6th ग्रेड के रेजोनेंस की आवश्यकता होती है। इसलिए 6th ग्रेड के वोटर लाइट रेजोनेंस की उन्हें अत्यंत आवश्यकता थी। मेरी प्रकृति की दर के आधार पर यदि मैं अपनी रेजोनेंस पावर को 6th ग्रेड तक पहुंचाना चाहता हूं तो मुझे अभी भी 5th ग्रेड के स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट के 50 बोतलों की आवश्यकता होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि जब सीनियर सिस्टर काइवे मुझे देखती हैं तो अक्सर मुझसे दूर ही घूमती हैं। ऐसा लगता है मानो वो मुझे देखना ही नहीं चाहती। लू एक दुविधा में पड़ गया। काइवे ने हाल
के दिनों में नाश्ता भी नहीं किया था, शायद इस डर से कि लीलू को और भी स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट की ज़रूरत पड़ सकती है। 5th ग्रेड की स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट सड़क पर मिलने वाली कोई नॉर्मल वस्तु नहीं थी। प्रत्येक की कीमत कम से कम 5000 स्काई गोल्ड थी और 50 की कीमत लगभग 2.5 लाख स्काई गोल्ड होती थी। यह तियानजू प्रोविंस में लुओलान परिवार के बिजनेस के लगभग 1 साल की आय के बराबर थी। इसलिए लीलू पूरी तरह से समझ गया था कि काइवे उसे क्यों बचती थी। हालांकि वो एक अच्छी ग्रेट मैनेजर थी, लेकिन तियानजुंग प्रोविंस के कारोबार संभालने के बाद से उसे स्थिति सुधारने के बजाय लगातार लुओलान परिवार की संपत्ति को बेचती ही रही है। इससे उसकी रेपुटेशन और करियर दोनों बर्बाद हो रहे थे। इसके बजाय उसने न तो हार मानी और न ही इस्तीफा दिया, जिससे लीलू उसकी खुले विचार वाली सोच के लिए उसके प्रति अपार सम्मान और प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगा। दुर्भाग्यवश लीलू के पास कोई विकल्प नहीं था। यह एक्वायर्ड रेजोनेंस एक धन चूसने वाला ब्लैक होल था। यह एक अच्छी बात थी कि उसके माता पिता ने उसके लिए लुओलान परिवार छोड़ा था, अन्यथा वो 5 साल में मर जाता। पहले संस्कृत विला चलते हैं। लीलू थोड़ा उदास था। लुओलान परिवार के इनर और आउटर समस्याओं से घिरा हुआ था, इसलिए वो बिना कुछ लुटाए सिर्फ लेता ही नहीं रह सकता। भले ही सब कुछ उसकी मुट्ठी में हो, वो सब कुछ पूरी तरह से बेच नहीं सकता। अगर उसने ऐसा किया तो उसकी बदनामी निश्चित रूप से होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हर कोई उसे एक अज्ञानी अहंकारी यंग लॉर्ड समझेगा। लीलू यह छवि नहीं चाहता था। अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद उसने कुछ विचार सोचे और संस्कृत विला की ओर चल पड़ा। संस्कृत विला में वो सीधे यान लिंकिंग की रिफाइन वर्कशॉप में गया। हालांकि जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने 2 परिचित आकृतियों को एक साथ बैठे हुए किसी बात पर चर्चा करते हुए देखा। उसके चेहरे पर चिंता की झलक साफ दिखाई दे रही थी। स्वाभाविक रूप से काइवे और यान लिंकिंग थे। जब उन्होंने लीलू को देखा तो वे आश्चर्य से बोले, यंग लॉर्ड, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? लीलू मुस्कुराते हुए अंदर आया। दोनों ब्यूटीफुल लेडी के सामने मेज पर कई क्रिस्टल की बोतलें रखी थी, जिनमें स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट थे। इनमें से एक बोतल में 1st ग्रेड के स्पिरिट लिक्विड था, जिसे उसने सबसे पहले तैयार किया था। बोला, हम संस्कृत विला के इस साल की बिक्री पर चर्चा कर रहे हैं। काइवे ने बिना झिझक के सीधे जवाब दिया। यह अच्छा नहीं है। यह सुनकर लीलू ने थोड़ा भौं सिकोड़ी। संस्कृत विला तियानजू प्रोविंस की आधी आय का सोर्स था और अगर कोई कमी आई तो इसका उन पर बहुत असर पड़ेगा। यान लिंकिंग ने अपनी जेड जैसी उंगलियों से क्रिस्टल की बोतलें की ओर इशारा किया। उसकी आवाज़ स्पष्ट रूप से ठंडी थी। एक हाई ग्रेड के स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट के बाजार में 2 परिवार हमसे कंपटीशन कर रहे हैं। एक है लुओलान परिवार, जो अपना एज्योर जेड स्पिरिट लिक्विड बनाता है, और दूसरा है सोंग परिवार पाइनेट विला, जो वर्ड्स सनशाइन लाइट नामक प्यूरिफाइंग लाइट उत्पादन करता है। दोनों की टेम्परिंग रेटिंग लगभग समान है और पिछले साल में हमने कुछ बाजार का लगभग 80% हिस्सा हासिल किया था। हालांकि हाल के समय में पाइनेट विला ने अपने वर्ड्स सनशाइन लाइट की टेम्परिंग रेटिंग में सुधार किया है। औसत टेम्परिंग रेटिंग अब लगभग 57 है, जो संस्कृत विला द्वारा किए गए स्पिरिट लिक्विड के बराबर है। परिणाम स्वरूप उन्होंने हाई ग्रेड के स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट के बाजार के आधे से अधिक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। यह हमारा हिस्सा उसी अनुपात में कम हो गया है। यदि यह सिलसिला जारी रहा तो संस्कृत विला अंततः सोंग परिवार से हार जाएगा, जिससे संस्कृत विला और उससे भी महत्वपूर्ण लुओ परिवार को भारी नुकसान होगा। ने ध्यान से सुना और उसका चेहरा गंभीर हो गया। संस्कृत विला में 1st ग्रेड के स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट इस्तेमाल होने वाले उत्पादन कैसा है? तियानजू प्रोविंस में संस्कृत विला प्रतिदिन 5 बेहतरीन
प्यूरिफाइंग लाइट और स्पिरिट लिक्विड बना सकता है, यानी एक महीने में 150। यह लगभग 50 सोने के सिक्कों के हिसाब से बाजार में बिकते हैं। एक साल में इनकी कुल मात्रा लगभग 90,000 सोने के सिक्कों तक पहुंच जाती है। लागत घटाने के बाद हमें लगभग 30,000 सोने के सिक्के का लाभ होता है। काइवे ने ईमानदारी से कहा, यह स्पष्ट रूप से कि उन्हें त्यांजू प्रोविंस में लुलान परिवार की इकोनॉमी की गहरी समझ थी। लीलू ने काइवे की प्रशंसा में अंगूठा ऊपर किया, लेकिन इन अनुमानों को देखकर थोड़ा आश्चर्य हो गया। फर्स्ट ग्रेड की स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट अकेले त्यांजू प्रोविंस के मुनाफे का 10% हिस्सा थी। इससे पता चलता है कि प्यूरिफाइंग लाइट और स्पिरिट लिक्विड की बिक्री कितनी महत्वपूर्ण थी। यह पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि हाई ग्रेड के स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट जानबूझकर लोगों द्वारा बर्बाद नहीं किए जाते। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट खरीदने वाले अधिकांश लोग फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की रेजोनेंस वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जो हाई ग्रेड के स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट को बर्बाद करने का खर्च नहीं उठा पाते थे। इसलिए उन्होंने लोअर ग्रेड के इन कीमती खजानों का इस्तेमाल किया। इसका नुकसान यह था कि लोअर ग्रेड के इन स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट का इस्तेमाल करने से इम्प्योरिटीज जमा होने लगती है। इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि लीलू की तरह कोई धनी यंगलोड नहीं होता। यह सुनकर लीलू ने मन ही मन सबसे पहला विचार यही आया कि वो संस्कृत विला के कारोबार को प्रभावित नहीं होने दे सकता। इससे फ्यूचर में स्पिरिट लिक्विड की आपूर्ति में उसे सीधा नुकसान होगा। पाइनेट विला ने अद्भुत लाइट की टेम्परिंग रेटिंग में कैसे सुधार किया जा सकता है? लीलू ने पूछा। किसी स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट की टेम्परिंग रेटिंग 3 पहलुओं पर निर्भर करती है। एक मेथड और व्यक्ति का एक्सपीरियंस और टेम्परिंग रेटिंग, साथ ही अन्य सामग्रियों की गुणवत्ता। यान लिंकिंग ने उदासीनता से कहा। वर्ड्स सनशाइन लाइट की जांच करने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने फॉर्मूले में मामूली बदलाव किए हैं। ऐसा लगता है कि सोंग परिवार ने इसमें सुधार करने के लिए एक खास व्यक्ति को बुलाया है और बड़ी रकम खर्च की है। बायां हाथ उसकी छाती के निचले हिस्से से लिपटा हुआ था, जिससे उसका दाहिना हाथ सहारा लिए हुए था। जिस पर उसकी हुड्डी टिकी हुई थी, भौहें चढ़ाते हुए उसने कहा, इसके अलावा बेवकूफ़ जुआंग ई इससे यान लिंकिंग पर हमला करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और उसे संस्कृत विला से बाहर निकालने की मांग कर रहा है, मानो बिक्री में कमी का सारा मामला उसी की वजह से हो। ये दोनों एक दूसरे के बगल में खड़ी थी और काइवे ने अनजाने में ही उन दोनों के बीच के स्वाभाविक अंतर को और भी अधिक स्पष्ट कर दिया। यान लिंकिंग की इस कमी को केवल दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है। जैसे ही यान लिंकिंग को अवचेतन के रूप में कुछ एहसास हो गया, भावहीनता से काइवे की दाहिनी बांह को नीचे धकेल दिया। काइवे ने पहले तो कोई रिएक्शन नहीं दी, लेकिन शर्म से उसका गोल चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसी समय उसने यान लिंकिंग को जोर से चुटकी काट ली। इस टाइम बातचीत के बाद दोनों ने अपना ध्यान वापस लीलू पर केंद्रित किया, लेकिन पाया कि वो पूरी तरह से स्तब्ध था। खुद को संभालते हुए उसने गंभीर भाव धारण किया। जब हम गंभीर मुद्दों पर चर्चा कर रहे हो तो इधर उधर मत भटको। आखिरकार तुम दोनों समझदार लड़कियां हो। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मुझे तुम्हारे कार्यों की आलोचना करनी पड़ेगी, उसने चेतावनी दी। इस पर दोनों ने तुरंत ठंडी प्रतिक्रिया दी और फिर अपनी चर्चा जारी रखी। क्या जुआंगी अभी भी परेशानी खड़ी कर रहा है? लीलू ने बात को फिर से पटरी पर लाने के लिए पूछा। उसका नाम सुनते ही यान लिंकिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कमीना दिन भर मेरे लिए मुसीबत खड़ी करता रहा है। उसने संस्कृत विला में लगातार इनर लड़ाई की कई परतें खड़ी कर रखी हैं। हमारी में गिरावट का कारण वही है। सचमुच मुसीबत है। क्या हम इसे छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं निकालते? पूरी तरह असंतुष्ट होकर शैतानी मुस्कान के साथ कहा। वो यहाँ बड़ी रकम जुटाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन यह पाखंडी उसकी मदद करने के बजाय और मुसीबत खड़ी कर रहा था। काइवे ने माथे पर सिकन डालते हुए कहा, संस्कृत विला में फिलहाल कोई प्रेसिडेंट नहीं है। किंग अभी नहीं है और उसका रेपुटेशन बहुत कम है।
वहीं दूसरी ओर जुआंग ही एक एक्सपीरियंस और स्थापित व्यक्ति है। संस्कृत विला में कई रेजोनेंस आर्टिफाइजर उस पर भरोसा करते हैं और उसे हटाने का कोई ठोस कारण न होने पर इनर समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी। इसके अलावा वो धूर्त पे हाउ भी उसका साथ दे रहा है। यह सुनकर लीलू ने तेवर चढ़ा लिए। पे हाउ वो सफेद आंख वाला भेड़िया लुओलान परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा रहा था। जुआंगी का प्रभाव को केवल संस्कृत विला तक ही सीमित था। दूसरी ओर पे हाउ का लक्ष्य पूरे लुओलान परिवार को निकल जाना था। यह कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसकी जीवन रेखा छीनने की कोशिश कर रहा था। जिस क्षण लुओलान परिवार का पतन हो गया, वो अपनी असीमित एक्वायर्ड रेजोनेंस को बढ़ाने के लिए रिसोर्सेस कैसे जुटा सकता था। क्या अपने रूप रंग से हाउ ने अपनी स्थिति पहले ही स्थापित कर दी थी, जबकि लीलू अभी भी एक नन्हा बच्चा था जो उससे मुकाबला करने में पूरी तरह से असमर्थ था। इसी बीच वो केवल बर्न किंगेर के पीछे छिपकर धीरे धीरे अपनी क्षमता को विकसित कर सकता था। जब वो कोई तरीका सोचने की कोशिश कर रहा था, तभी किसी ने अचानक एक नई घटना की सूचना दी। यंग लॉर्ड, ग्रेट मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट यान प्रेसिडेंट जुआंग ने संस्कृत विला के पूरे प्रबंधन को बुलाया है। उनका कहना है कि एक बहुत बड़ा मामला है। क्या आप तीनों कृपया उपस्थित होंगे। यह घोषणा सुनकर तीनों हैरान रह गए और एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। आखिर इस बार वो पाखंडी क्या करने वाला है। संस्कृत विला चर्चा हॉल में जब तीनों वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सीट भी खाली नहीं थी। इसका कारण यह था कि संस्कृत विला का पूरा प्रबंधन वहां आ चुका था। उसके ठीक सामने जुआंग ही मुस्कुराते हुए बैठे थे। बगल में एक गंभीर चेहरे वाला ओल्ड व्यक्ति बैठा था। उस बूढ़े को देखकर काइवेन और यान लिकिंग दोनों ने हैरानी से हल्की सी आवाज निकाली और फिर उलझन में पड़े लीलू को स्थिति समझाई। उस ओल्ड व्यक्ति का नाम जेपिंग है। वो संस्कृत विला के मेन हेडक्वार्टर में एक सीनियर अधिकारी है। संगठन में उसका बहुत प्रभाव है और वो संस्कृत विला की अपना से है। जब से इसकी स्थापना हाउस लॉर्ड ने की थी, तब से वो वहाँ मौजूद है। हालांकि यह ओल्ड व्यक्ति बेहद रूढ़िवादी मिजाज का माना जाता है, बिल्कुल जिद्दी और अड़ियल। आमतौर पर वो जिया किंगडम के मेन हेडक्वार्टर में रहता है। अब जब वह बिना किसी सूचना के अचानक आ गया है, तो मैं केवल यही अनुमान लगा सकती हूँ कि हालात काफ़ी बिगड़ गए हैं। टीकाकरण के बाद चर्चा हॉल में सभी मौजूद लोग खड़े हो गए और लीलू को रिस्पेक्टफुल प्रणाम किया। संस्कृत विला के मेन हेडक्वार्टर से एल्डर जेंग पिंग भी खड़े हो गए और उन्होंने रिस्पेक्टफुल हो के बोला, हम यंग लॉर्ड को प्रणाम करते हैं। लीलू ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े जेंग बहुत ही विनम्र है। तीनों ने अपनी अपनी सीट पर बैठते ही लीलू ने उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं कृपया जान सकती हूँ कि एल्डर जेंग साउथविंड सिटी में कब पहुँचे। यान लिकिंग ने अचानक पूछा। जेंग पिंग ने गंभीरता से उत्तर दिया, त्यांजू प्रोविंस के संस्कृत विला का इस साल का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है, इसलिए मुख्यालय ने मुझे यहाँ निरीक्षण के लिए भेजा है। साथ ही उन्होंने मुझे इस ब्रांच के प्रेसिडेंट पद से संबंधित मामले को सुलझाने के लिए भी भेजा है। उसी समय उन्होंने यान लिकिंग को घूरते हुए कहा, वाइस प्रेसिडेंट यान, मैंने रिपोर्ट देख ली है। आपके अधीन फर्स्ट ग्रेड की रिफाइन वर्कशॉप का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। परिणाम स्वरूप त्यांजू प्रोविंस के संस्कृत विला की रेपुटेशन खराब हो गई है। इस बारे में आपका क्या कहना है। यान लिकिंग ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अगर आप कारण जानना चाहते हैं तो आप वाइस प्रेसिडेंट जुआन से पूछ सकते हैं। मुझे यकीन है कि वो अधिक स्पष्ट रूप से उत्तर दे सकते हैं। जुआंगी ने तुरंत जवाब दिया, वाइस प्रेसिडेंट यान, बिल्कुल अक्षम है। दोष दूसरों पर मत डालिए। अगर तुमने चुपके से मेरी फर्स्ट ग्रेड की रिफाइन वर्कशॉप की सामग्रियों को इस हद तक कम न किया होता तो मैं कुछ दिनों तक काम करने में असमर्थ न रहती। तो क्या मुझे इतना भयानक परिणाम भुगतना पड़ता। यान लिकिंग ने गुस्से से कहा। जुआनी ने तुरंत विरोध करते हुए कहा, त्यांजू प्रोविंस में लुओलान परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है। कुछ सामग्रियाँ तो इन तीनों परिवारों से ही आती हैं और वे हमेशा से ही हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हाथ में स्वाभाविक रूप से बहुत कम माल आता है। इसके अलावा मेरे मैनेजर
मैनेजमेंट में चल रही 3rd ग्रेड की रिफाइन वर्कशॉप सांस्कृतिक विला की सबसे बेहतरीन वर्कशॉप है। क्या मैं इसे भी यूं ही आपके हाथों में दे दूं ताकि आप मेरी मेहनत का फल भोग सकें? यहाँ लिंकिंग इतनी गुस्सा हुई कि उसने अपने बगल की मेज पर मुक्का मार दिया। एल्डर जेपिंग दहाड़ते हुए बोले। उन्होंने जुआंग गी और यान लिंकिंग दोनों को घूरकर देखा। तुम सबने अपने अपने कारण हैं, लेकिन इस ओल्ड व्यक्ति को परवाह नहीं। मुझे सिर्फ संस्कृत विला के नतीजों की चिंता है। जो भी संस्कृत विला को पतन की ओर ले जाएगा या उसकी रेपुटेशन को धूमिल करेगा, उसे माफ नहीं किया जाएगा। त्यांजू प्रोविंस का प्रदर्शन लगातार बिगड़ता जा रहा है और इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ कोई प्रेसिडेंट नहीं है। इसलिए मेरे हेडक्वार्टर ने मुझे इस मुद्दे पर चर्चा की और आदेश जारी किया है। तो प्रोविंस की ब्रांच तुरंत एक नए प्रेसिडेंट का चुनाव करेगी। उनकी इस घोषणा से पूरी चर्चा कक्ष तुरंत शांत हो गया। अधिकारी के सदस्यों ने एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि वे समझ गए थे कि लिंकिंग और जुआंगी के बीच की लड़ाई होगी। सबसे बुरी बात यह थी कि वे तो बस अग्रणी पंक्ति में थे। उनके बीच की इस झड़प से इर्द गिर्द एक और बड़ी लड़ाई चल रही थी, इसलिए वे बस किनारे को खड़े होकर चुपचाप देखते रहे। लीलू की आंखों में एक चमक सी दौड़ गई। ज़ैंगपिंग ने जो कहा था वो गलत नहीं था। त्यांजू प्रोविंस में संस्कृत विला के इनर कहल बहुत ज्यादा